हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स सैम्पल पर थर्ड के बारे में। इससे पहले मैंने सैम्पल पर 1 और 2 का सोल्यूशन दे रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, या तो एक यहाँ पर आई लिंक प्लेस हो रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक ऑफिशियल पेपर है, उसका भी सैम्पल, उसका भी सोल्यूशन अपलोड कर रखा है, तो हम दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x² माइनस 2√2x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी कितना होता है, डी इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। आपको क्या करनी है, इसको कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। किससे कंपेयर करानी है आपको? देखिए, हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे आपको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करानी है। जब आप कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू √3 मिल जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 2√2 मिल जाएगी और c की वैल्यू माइनस का 2√3 मिल जाएगा। अब तीनों की वैल्यू निकाल के आपको इस डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देनी है। जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे तो आपको d की वैल्यू 32 मिल जाएगा। अब देखिए, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया है सैम्पल पे, बेसिक वालों के लिए। ठीक है, अब अगर इसी को स्टैंडर्ड का बनाना हुआ तो क्या करेगा? इससे बोलते हैं कि नेचर ऑफ फ्रूट बताइए। ठीक है, इसमें क्या कर सकता है, नेचर ऑफ रूट्स पूछ सकता है, क्योंकि हमारे पास जो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, तो हम क्या बोल सकते हैं इस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट हमें मिला है। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट हमें यहाँ पर रूट मिला है। और अगर इन केस d इज इक्वल टू 0 आता, d इज इक्वल टू 0 आ जाता, अभी तो आया नहीं, अभी हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट मिला है। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती तो इस केस में हम बोलते हैं कि रियल एंड इक्वल। तो उस केस में क्या मिलता है, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलता है। ठीक है, और d लेस देन 0 पर नो रियल रूट्स मिलता है। अब इसी का और पार्ट देखते हैं। और पार्ट में क्या बोला है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज 41। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बस क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हमारे पास पहला नंबर 3 है तो कंजुगेटिव नंबर इसका अगला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने एक को 50 मान लिया तो अगला कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, सब कंजुगेटिव नंबर है। एक के जस्ट बाद वाला सेकंड अगर 1 है तो 2 होगा। कोई सा भी नंबर हो उसके जस्ट बाद उसमें +1 कर दीजिए, कोई सा भी नंबर लीजिए उसमें +1 कर दीजिए, तो आपको कंजुगेटिव नंबर दोनों मिल जाएंगे। तो सिमिलरली हम यही करने वाले हैं। यहाँ पर हमने पहले नंबर को x अज्यूम कर लिया, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। पहला नंबर x है और दूसरा नंबर x + 1 हो जाएगा। अब उसके बाद बोला है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर। तो पहले स्क्वायर कीजिए इनका, x² प्लस x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 41। तो आपने 41। अब इसका स्क्वायर ओपन कीजिए तो x अपनी जगह रहेगा x², और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² x² प्लस b² 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 41। ठीक है, 41 आ जाएगा। अब क्या करना है, x² प्लस x² कितना बन जाएगा, 2x²। और इस 41 को क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड ला देनी है। जब 41 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस का 41 हो जाएगा। माइनस का 41 प्लस का 1 कितना मिल जाएगा हमें, माइनस का 40 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 40। तो वही किया गया यहाँ पर, पहले इसका स्क्वायर ओपन किया गया, स्क्वायर ओपन करने के बाद सेम जो कोफिशिएंट वाले थे, सेम कोफिशिएंट वालों को एक साथ किया गया, और फिर उसके बाद इसको राइट हैंड साइड ला दिया गया। तो अब इसके बाद लाने के बाद दोनों में से 2 कॉमन ले लिया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, तो x² में से 2 कॉमन लेंगे, मतलब 2x² में से 2 कॉमन लेंगे तो x² बचेगा, और 2x में से 2 कॉमन लिया तो x बच गया। अब यहाँ माइनस का 40 बचा था तो 2 कॉमन लिया तो 20 बच गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए, हमें पता है कि 2 एक नॉन जीरो नंबर है। 2 क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इजीली बोल सकते हैं कि x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इजीली हम बोल सकते हैं x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट फाइंड करना है।
तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो दो तरीका है, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं कि आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करनी है या फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, हालांकि मतलब मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर वाला हट गया तो उसको आपको अप्लाई नहीं करनी है, इसी दो में से कि एक अप्लाई करनी है। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कितना होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। या तो आप ये अप्लाई कीजिए, या फिर जैसे कि इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया गया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लीजिए। तो देखिए क्या किया गया, 4√2 को स्प्लिट किया गया दो टर्म में, किस टर्म में, √3x सॉरी √3√2 एंड √2 में। अब देखिए इनको जब ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको 4√2 मिल जाएगा जो कि मिडल टर्म है, ठीक है। और जब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा √2 बिकम 2 और 2 × 3 बिकम 6, तो यहाँ से आपको 6 मिल जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर भी आपको टर्म मिल रहा है और ऐड करने पर भी वो टर्म मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो स्प्लिट किया गया वो परफेक्ट किया गया है। तो आइए अब क्या करना है, स्प्लिट करने के बाद देखिए फर्स्ट टू में से आपको कॉमन लेनी है। फर्स्ट टू में से आपको क्या मिला है, कॉमन x मिला, तो हमने फर्स्ट टू में से x कॉमन लिया, तो यहाँ पर बच गया x स्क्वायर में से x गया, x बचा, और प्लस का 3√2x में से x गया तो 3√2 बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो यहाँ पर इस ब्रैकेट में उसी ब्रैकेट को यहाँ पर रीराइट कर लेनी है। तो x प्लस का 3√2 आपको लिख लेनी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, आपको ये देखना है कि इससे पहले वाले स्टेप में x का कोफिशिएंट कितना था, तो यहाँ पर √2 है, कितना है √2, और यहाँ पर कितना है x है, तो आपको √2 बस कॉमन ले लेना है, √2 आपको कॉमन ले लेना है, √2 कॉमन लेते हैं प्लस का √2 बस आपको कॉमन लेना है, बाकी सोचना नहीं कि अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो आप √2 कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लेंगे स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट आपको दो टर्म मिल जाएगा, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये है। आपको फर्स्ट या आइदर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस √2 मिल जाएगा पहला रूट, और यहाँ से इम्प्लाइज होकर x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस का 3√2, आपको ये दो रूट मिल गया, ठीक है। तो रूट्स आर -√2 एंड -3√2, यहाँ से आंसर मिल गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन पार्ट से, आपका सर्कल पार्ट से है। देखिए कंस्ट्रक्शन और सर्कल मिला के आपको 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्शन और सर्कल मिला के 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या बोला है कि x, y and mn आर टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ पैरामीटर एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर DE ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, प्रूव दैट x, y and mn आर पैरेलल। ये दोनों आपस में पैरेलल हमें दिखाना है, इन दोनों को पैरेलल दिखाना है, ठीक है। देखिए हमें गिवन पहले से कि ए जो है टेंजेंट है, यहाँ पर ये भी बताया टेंजेंट है, और हमें पता है कि OD और OE ये दोनों क्या है, रेडियस है। जब रेडियस है तो ए यहाँ से 90 इससे बनाएगा, ये यहाँ से 90 इससे बनाएगा, ये यहाँ से 90 बनाया, ये यहाँ से 90 बनाया। और हमें 9th क्लास में बताया गया है कि जब दो पैरेलल लाइन होती है, मतलब दो लाइन होती है, उसे एक तीसरी लाइन कट करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। दो लाइन को अगर तीसरी लाइन कट करे जो कि ट्रांसवर्सल कहलाती है, उस केस में अगर इंटीरियर एंगल इक्वल है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो इस केस में जिस दो लाइन को जो ट्रांसवर्सल कट की है उन दोनों लाइन को हम बोलते हैं कि दीज आर इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल लाइन होती हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि A90 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इम्प्लाइज XY पैरेलल टू MN, ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली बोल सकते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, जिसकी वजह से पैरेलल हो जाएंगे आपस में। बाकी लिखने वाला काम यहाँ पर ये है, आप इसको देख के वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज बाय स्कूल। किसी स्कूल के द्वारा कोई क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराया गया। अब उसमें क्या है, स्टूडेंट का जो रन था उसको एक डेटा बना लिया गया, ठीक है। और डेटा को कुछ इस फॉर्मेट में तैयार कर लिया गया कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इतनों के बीच में रन स्कोर किया, फिर इतने स्टूडेंट ने इतने के बीच में रन स्कोर किया, इतने स्टूडेंट ने इतने के बीच में
तो वैसे ही हमारे पास एक डेटा मिल गया। अब इस केस में हमें पूछा है कि फाइंड द मीडियन रन स्कोर। तो मीडियन रन कितना स्कोर किया गया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। तो मीडियन का फॉर्मूला कितना होता है, सबको पता होगा कि m इज इक्वल टू, मतलब m स्टैंड फॉर इधर मीडियन है, m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपॉन में कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट ऑफ क्लास, यहाँ से हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको इंटरवल बनानी है। पहला इंटरवल हमारे पास रन का हो जाएगा इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी की। इन दोनों की बनाने के बाद जब बन जाएगा, आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाते कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, बहुत को नहीं पता है। तो कैसे बनता है देख लीजिए। देखिए पहले को आपको एज इट इज़ लिख लेनी है, लेकिन सेकेंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए आपको ऊपर वाले को ऐड करना होता है। इससे ऊपर जितने भी टर्म है सबको ऐड करना होता है। तो उससे अच्छा तरीका है कि हम क्या करेंगे, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट और फ्रीक्वेंसी का सेकेंड को ऐड करके हम सेकेंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। या तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसके ऊपर जितने भी सबको ऐड कर लीजिए। तो 4 + 6 + 5 15 आ गया। या उससे अच्छा तरीका हमने क्या बताया कि आपको क्या करनी है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रीवियस और फ्रीक्वेंसी करंट, प्रीवियस प्लस करंट मिलके आपको न्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। देखिए यहाँ से भी उतना ही आएगा, इसको इसमें ऐड कीजिए, इसको इसमें ऐड कीजिए, इसको इसमें ऐड कीजिए, आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। ठीक है, तो और जो हमारे पास ये समेशन एफ आई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एन स्मॉल एन, जो आपको एज्यूम करना है ले लीजिए। मतलब नंबर ऑफ आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब करने के बाद आपको ये सब आपको बस फार्मूले पर पुट कर देनी है। कौन सा फार्मूला, जैसा कि पहले बताया था, फार्मूला आपके पास है। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एल, हमारे पास क्या होता है, लोअर लिमिट, l प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, अब आइए देखिए इसमें मीडियन कौन सा है। देखिए आपको मिल रहा है 4 6, मतलब कितनी डेटा है, 1 2 3 4 5 डेटा गिवन है। जब 5 डेटा गिवन है तो हम 2 नीचे और 2 ऊपर को हम स्किप करके बीच वाले टर्म को हम क्या कर लेंगे, मीडियन मान लेंगे। ठीक है, बीच वाले टर्म को मीडियन मान लेंगे। तो यहाँ से बीच वाले टर्म को हमने मीडियन एज्यूम कर लिया। तो इसका देखिए लोअर लिमिट कितना है, 40। इसका लोअर लिमिट कितना है, 40। तो इसलिए यहाँ एल की वैल्यू कितनी हो गई है, 40। 40 + 11 कैसे आया, हमारे पास हमें पता है कि n/2, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 22, और n/2 करेंगे 22/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11। तो यहाँ पर 11 आ गया, माइनस का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी लेते हैं इसके ऊपर वाले को लेते हैं, इससे प्रीवियस वाले टर्म को लेते हैं। ये नहीं कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके प्लेस पर इसी करंट वाले को लिख लेते हैं, लेकिन हमें करंट वाले को नहीं लिखना है, हमें इसके प्रीवियस वाले फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है। ठीक है, तो प्रीवियस वाला कितना था 10, तो हमने यहाँ पर 10 पुट कर दिया। अपॉन में आ गया 5 का हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। अब फिर मल्टीप्लाई बाई 20 है इनका। देखिए चाहे किसी का भी एक इंटरवल निकाल लीजिए, क्लास इंटरवल आपको कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। किसी का भी निकाल लीजिए, आपको 20 मिलने वाला क्लास इंटरवल। तो यहाँ से हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 44 रन मिल जाएगा। तो देखिए 44 रन इन्हीं के बीच में आ भी रहा है। ठीक है, तो अब चेक कर लिया कीजिए जो आपने मीडियन क्लास लिया है और जो हमारा आंसर फाइनल आंसर आया, क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए हमने मीडियन क्लास किसको लिया था, हमने इसी को मीडियन क्लास लिया था, और 44 आया। 44 रन किसके बीच में लाई कर रहा है, 40 और 60 के बीच में। तो इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया वो सही किया है, आपने बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ the AP 4 9 14 if first term is changed to 6 and common difference remain the same। देखिए आपको ये बोला है कि हमें उस AP का, मतलब उस सीरीज का AP हमें फाइंड करना है, उस सीरीज का AP फाइंड करना है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा जो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, मतलब इसका D और जो न्यू का D है, न्यू का D दोनों इक्वल है। मतलब इसका D1 मान लिया, न्यू वाले को हमने D2 मान लिया, तो D1 = D2 है। लेकिन इसका फर्स्ट टर्म कितना है, A = 4 है,
और जो न्यू इसका A1 मान लिया, सॉरी A1 तो नहीं मान सकते हम, चलिए इसको A मान ले, नेक्स्ट वाले को कैपिटल A मान लेते हैं। और उसका जो A है फर्स्ट टर्म वो 6 है, ठीक है। तो जो 6 वाले का AP है वो हमें बतानी है, फर्स्ट टर्म उस AP का वो AP बतानी है जिसका फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस सेम है जो इस AP का कॉमन डिफरेंस है। तो क्यों ना हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकाल के हमें AP लिखना तो आता है। AP किस फॉर्म में होता है, A प्लस D, A प्लस 2D अप टू सो ऑन, ठीक है, अप टू सो ऑन यहाँ से हो जाएगा। तो आइए हम वही करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, हमें D कैसे निकलता है, D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब क्योंकि ये AP में है तो हमें आगे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें A3 माइनस A2 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि AP में है तो फर्स्ट टर्म से काम हो जाएगा, एक ही कॉमन डिफरेंस से काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए हमारे पास A2 सेकेंड टर्म 9 था तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, माइनस फर्स्ट टर्म 4 था तो हमने 4 लिख दिया। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया 5, क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया। तो जब हमें 5 मिल गया तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 5 मिलते ही हम AP लिख सकते हैं। AP हम कैसे लिखेंगे, A हमारे पास कितना है 6, ठीक है, A प्लस D, मतलब 6 प्लस 5, 6 प्लस 5, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 11, ठीक है। फिर कितना मिल जाएगा हमें, A प्लस 2D, तो 6 प्लस 5 इंटू 2, तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 16 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी AP लिखने के लिए है बस थर्ड टर्म लिखा कीजिए, बस थर्ड टर्म, उसके बाद डॉट 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 लगा दीजिए, अप टू सो ऑन चला जाएगा। तो देखिए हमें मिलके कितना गया 6, 11 और 16, तो यहाँ से भी देखिए दिख भी रहा है 6, 11 और 16, ये आपका डन हो गया क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि 3 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर, एक NCERT का पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT से लिया गया है। लेकिन उसमें क्या बोला 2, उसमें 2 क्यूब, यहाँ पर एक क्यूब और ऐड कर दिया गया है 3 क्यूब, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है, देखिए देयर 3 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइन इन टू इन, चलिए ठीक है, जिसका हमें वॉल्यूम गिवन है, मतलब एक क्यूब हो गया पहला क्यूब, ठीक है। अब इसको 3D बना देते हैं थोड़ा सा, 3D में ये हो गया 3D पोर्शन बन के तैयार। ये पहला क्यूब हो गया और ये दूसरा क्यूब, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बस एज्यूम कर लीजिएगा कि भाई ये क्यूब बना हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ एक और मिला के रख दिया गया थर्ड क्यूब, ये हो गया थर्ड क्यूब। अब तो क्यूब नहीं कुछ और लगने लगा, चलिए ये थर्ड क्यूब, तीनों क्यूब आपस में मिला के रख दिया गया, ठीक है। फिर उस केस में क्या बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया बताने कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। तीनों क्यूब को हमने एक साथ मिला के रख दिया तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, तो देखिए क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना था, 2LB प्लस BH प्लस HL, एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो देखिए तीनों में फ़र्क क्या है, उसमें और इसमें फ़र्क क्या आ जाएगा, देखिए हाइट उतनी ही है जितना पहले थी, अभी भी हाइट उतनी है, ब्रेथ इसका जितना पहले था उतना अब भी है, बस बदला क्या, बदला इसका लेंथ, बदला क्या इसका लेंथ। और हमें पता है क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब की वैल्यू कितना गिवन है 64, तो जब यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे होंगे सर ये 4 कैसे आया, तो देखिए 4 कैसे आया, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, जिससे हमारे पास कितना गिवन था 64, तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 64 का 2 से कट किया तो कितना आ जाएगा 32, फिर 2 से कट किया तो आ जाएगा 16, फिर 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 8, फिर 2 से कट किया आपने तो आ जाएगा 4, फिर 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 1। तो कितने 2 के पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 पेयर बन रहे हैं। 3 पेयर में से जब बाहर निकालेंगे तो एक ही आएगा, तो 2 इंटू 2, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्यूब रूट था ना, यहाँ पर क्यूब रूट था तो हमारे पास कितना 6 बना था। अब आपको क्या करना है, 3 का 2 पेयर बनानी है, क्योंकि हमारे पास देखिए जब हमने इसको कट किया था तो कितना बना 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 और यहाँ 2 6, ठीक है। तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक ट्रिपलेट ये बन जाएगा, एक ट्रिपलेट ये बन जाएगा। आपके क्यूब रूट था इसलिए 3 का पेयर बना रहे हैं, अगर 4th रूट होता तो 4 का हम पेयर बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही बनाते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना मिल गया हमें, 4 मिल गया, ठीक है, यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए इसका एज कितना आ गया, एज इसका 4 आ गया, एज इसका 1 का 4 है, तो 3 एज एक साथ मिला के रख दिए गए हैं, तो 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 12, 4 + 4 + 4 = 12 मिल जाएगा यहाँ से। नंबर 8 में कह रहा है कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मोड की खास बात होती है कि हमें अलग से कोई कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान गौर से पढ़िएगा, जो क्लास गिवन है वो लेस देन और नॉर्मल क्लास नहीं गिवन है, क्या गिवन है, लेस देन। तो जब भी कुछ लेस देन या फिर ग्रेटर देन कुछ इस टाइप का जब भी आपको क्लास गिवन रहे, तो आप समझ जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये जो फ्रीक्वेंसी वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको CF गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है आपको, 7 गिवन है, 15, फिर अगला गिवन आपको 37, फिर इसके नेक्स्ट गिवन है 56, फिर नेक्स्ट गिवन है 87, फिर नेक्स्ट गिवन है 115। ठीक है, तो अभी जब हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी कैसे लाएंगे, तो अब करना कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास इससे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी हुआ करता था, तो फ्रीक्वेंसी से हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लाते थे, ऐड करके। ठीक है, हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो आ गया, और इसको इसमें ऐड करके यहाँ पर हम लिखते थे, इसको इसमें ऐड करके यहाँ पर लिखते थे, इसको इसमें ऐड करके यहाँ पर, इसको इसमें ऐड करके यहाँ पर लिख देते हैं। सेम यहाँ पर आप उल्टा चलिए, अब उल्टा चलेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 15 तो हमें 15 में कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन नेक्स्ट के लिए 37 के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हम 37 - 15 करेंगे, और इसके लिए हम 56 - 37 करने वाले हैं, और इसके लिए 87 - 56 करेंगे। ठीक है, वैसे करके हमें क्या मिल जाएगी, देखिए फ्रीक्वेंसी में मिल जाएगी ईजिली। जब हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो इस फ्रीक्वेंसी में देखेंगे हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जो हायर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास, मॉडल क्लास। तो हायर फ्रीक्वेंसी 31 है, तो 31 वाली जो रो है वो क्या बन जाएगा, मॉडल क्लास। ठीक है, हमारे पास मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मॉडल क्लास मिलती ही आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि मॉड इज इक्वल टू L + F0 - F1/2 F1 - का F0 - F2 इंटू हाइट ऑफ क्लास। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास बारी आती है कि F1 F0 ये सब क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो क्लास जो मॉडल क्लास है उसे हम बोलते हैं F1, और इससे प्रीवियस वाले को बोलते हैं F0, और नेक्स्ट वाले को हम बोलते हैं F2। ठीक है, तो हमें F0 F1 F2 भी मिल गया, और हमें लोअर लिमिट भी मिल गया, और हमें हाइट ऑफ क्लास भी मिल गया, सब कुछ आपको मिल गया। अब यहाँ पर आपको पुट कर देनी है, सब कुछ ही मिल गया, आप यहाँ पुट कर देनी है, पुट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा ये। ठीक है, पुट करते आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा आपको 76। तो आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 9000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली एबव द अनदर एरोप्लेन। तो देखिए एक एरोप्लेन यहाँ है तो दूसरा क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, दोनों वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट है। और फिर उसके बाद बोला है कि एट इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के सेम पॉइंट से एक 60 बना रहा है, दूसरा 30 बना रहा है। देखिए अब आपको समझना होगा कि कौन 30 होगा कौन 60 होगा। तो देखिए इस वाले एंगल को बनाने के लिए हमें सर कम उठाना पड़ेगा, तो कम उठाना पड़ेगा तो एंगल कम होगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसको देखने के लिए हमें सर ज़्यादा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए यहाँ से इजीली हमें ट्रायंगल बन गया ABC, और इसको हमने नाम दे दिया D। ठीक है, फिर एक बार हम बात करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, एक बार हम बात करेंगे छोटे वाले ट्रायंगल में। फाइंड द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट। मतलब हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है कि AB कितना होगा, AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए AB को हम X से जूम कर लेते हैं। देखिए दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है, इसका मतलब ये कॉमन हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो हमने क्या करनी है, सबसे पहले हमें बात करनी है इन ट्रायंगल ACD में tan 60 tan लगेगा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। AC की वैल्यू हमें गिवन था 9000 अपॉन CD हमारे पास दोनों का बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से CD की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, CD की वैल्यू, क्योंकि CD दोनों में कॉमन है, इसको हमें एलिमिनेट करना है क्योंकि CD हमसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने CD निकाल लिया, CD की वैल्यू कितनी आ गई 3000
√3 मीटर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जूम कर लिया, अभी के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जूम कर लिया। अब ये आगे चलते हैं। अब इन ट्रायंगल BCD, मतलब हम सेकेंड वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की। तो आइए तब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें tan 30 लग जाएगा, tan 30। तो देखिए tan 30 इज इक्वल टू BC/CD। तो BC हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया और DC क्या होगा, इसका बेस हो गया। तो अब देखिए यहाँ से फिर से आप DC की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके DC की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से DC की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। जैसे ही पुट करेंगे आपको BC की वैल्यू 300 मीटर मिल जाएगा। पुट करने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो 300 मीटर यहाँ से मिल जाएगा। फिर तो अब देखिए वर्टिकली ये हमारे पास 300 मीटर है। देखिए फिगर से आइए समझते हैं। देखिए हमारे पास ए यहाँ से आता 300 है और टोटल 900 है। तो 900 माइनस 300 जब करेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा, आपको 600 बच जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 6000 3000 यहाँ पर है और 9000 पूरा है। तो 9000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 6000, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला कि फाइंड P इफ द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 15.45। यहाँ क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इस केस में आपको क्या करनी है, इस केस में पहले देखिए हमारे पास XI हमारे पास क्या है, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये अपर लिमिट इसका 0 है, सॉरी अपर लिमिट इसका 6 है, लोअर लिमिट आपका 0 है। तो 0 + 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई जब 2 करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो क्लास मार्क, सिमिलरली इसका क्लास मार्क 9, इसका क्लास मार्क 15, वैसे सब क्लास मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 6, P, 10, 9, 7 आपको लिख लेनी है। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करके FI/XI मिल जाएगा। ठीक है, और आपको मीन का फार्मूला कितना होता है, मीन का फार्मूला आपके पास यहाँ पर है, ये मीन का फार्मूला। ठीक है, आपको मीन का फार्मूला यहाँ से अप्लाई कर लेनी है। जब मीन का फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर सब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बनता हुआ दिखेगा, एक लीनियर इक्वेशन बनता हुआ दिखेगा यहाँ से। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगा, P इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। बस आपको ध्यान देना है फार्मूले का ध्यान। सॉल्व करने के बाद P की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेक्शन C, जो कि आपको 4 मार्कर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन। कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लैपटॉप प्रोड्यूस 6000 यूनिट इन 3rd ईयर एंड 7000 यूनिट इन 7th ईयर, एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय द फिक्स नंबर एवरी ईयर, फाइंड। देखिए फिक्स नंबर है बोल दिया इसने, और ये बोला है कि ये जो 3rd ईयर है, इसमें मतलब A3 की वैल्यू गिवन है, A3 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 6000। ठीक है, और 7th ईयर एंड 3rd ईयर एंड द 7th ईयर में 7000। तो A7 की वैल्यू 7000 गिवन है, 7000 गिवन है। इसका मतलब क्वेश्चन जो लिया गया है वो AP से लिया गया है, और जो फिक्स नंबर बात कर रहा है, फिक्स नंबर फॉर एवरी ईयर की बात कर रहा है वो क्या, कुछ और नहीं बल्कि D है, D कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है। पहला बोला है कि फाइंड द प्रोडक्शन इन 1st ईयर। तो 1st ईयर मतलब आपको A की वैल्यू पूछा है कि A कितना होगा। ठीक है, पहला पूछ लिया आपसे, क्या पूछा कि द प्रोडक्शन इन द 1st ईयर। दूसरा बोला द प्रोडक्शन इन द 4th ईयर। तो 4th ईयर का मतलब आपसे क्या पूछा, A 5th पूछ लिया। ठीक है, जब हमें A मिल जाएगा, D मिल जाएगा, तो हमसे कुछ भी पूछ लिया, हम इजीली हम निकाल सकते हैं। अब फाइनल में क्या पूछा है कि द प्रोडक्शन इन 6th ईयर, मतलब कुछ और नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको A और D निकाल लेनी है, A और D जैसे निकल जाएगा आपको आंसर मालूम चल जाएगा। तो आइए, तो क्या करना है, लेट प्रोडक्शन इन 1st ईयर यूनिट एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन B। देखिए 1st ईयर को इसने A मान लिया, एज्यूम कर लिया A, क्योंकि फर्स्ट हमें पता है कि A होता है, और जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो फिक्स नंबर है एवरी ईयर, उसको इसने D एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए। हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था A3 की वैल्यू गिवन था, हमें क्या गिवन था, A3 की वैल्यू। तो A3 की वैल्यू यहाँ पर पुट किया, पुट करने के बाद जब इसने सॉल्व किया तो A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D, A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D आ गया, A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D आ गया। फिर सेकेंड इक्वेशन से हमें यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी और हम इसको उठा के इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए A की वैल्यू में मिल गया थे फर्स्ट इक्वेशन से, और हमने यहाँ पर A की वैल्यू उठा के पुट कर लेनी है सेकेंड इक्वेशन में।
पुट करते ही आपको डी की वैल्यू मिल जाएगा 250, पुट करते ही आपको डी की वैल्यू मिल जाएगा 250। अब जैसे 250 मिला, इस 250 की वैल्यू उठा के आपको फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देनी है, फर्स्ट में पुट कर देनी है। जैसे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ 6000 माइनस का 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है 250 है, तो 500 हो जाएगा। अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू 5500 आ जाएगा, ए की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 5500 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो पहला डन हो गया। अब दूसरा आपसे क्या पूछा था, प्रोडक्शन इन 5th ईयर। अब देखिए हमें ए भी पता है, ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, ए इज इक्वल टू हो गया 5500 आ गया, और डी की वैल्यू हमें मिलेगा 250। जब हमें ए पता है डी पता है तो हम दोनों की वैल्यू पुट करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं ए 5th बोला था तो हमने ए 5th निकाल लिया, ठीक है। ए 6th बोला तो ए 6th भी निकाल लिया यहाँ से इजीली, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डन हो गया। अब ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेटल। तो क्वाड्रेटल के अंदर क्या इंस्क्राइब है, एक सर्कल है। तो जैसा कि फिगर में आप क्लियर दिख रहा है कि इस क्वाड्रेटल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है, जैसे कि सर्कल हमारे पास इंस्क्राइब है क्वाड्रेटल के अंदर, ठीक है। अब फिर उसके बाद अब देखिए इंस्क्राइब हो गया, तो ये जो हमारे पास ये पॉइंट है, ये आउटर पॉइंट है, सर्कल के आउटर पॉइंट है। सर्कल के आउटर पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हैं, और हमें पता है कि सर्कल के आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है लेंथ में क्या होता है, इक्वल, मतलब ए लेंथ इज इक्वल टू ए लेंथ, ए लेंथ इज इक्वल टू ए लेंथ। सिमिलरली ए लेंथ इज इक्वल टू ए लेंथ और ए लेंथ इज इक्वल टू ए लेंथ हो जाएगा। सब लेंथ आपस में इक्वल, मतलब सब नहीं, ये टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, इनसे बने टेंजेंट इक्वल होंगे, इनसे बने टेंजेंट और इनसे बने टेंजेंट आपस में इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब हमसे पूछा क्या, आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 29, ए बी मतलब आपको ये पूरा लेंथ गिवन है 29, और ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 23, तो ये 23 गिवन है, ठीक है। एंड और आगे क्या गिवन है, हाँ, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 हो गया। एंड डी एस इज इक्वल टू 5 डी एस। तो देखिए ये टोटल गिवन आपको 23 ए डी की वैल्यू, और डी एस मतलब ए आपको गिवन है 5, ठीक है। तो ये पूरा ये जितना डी एस है 5, तो डी आर भी 5 हो जाएगा, ए 5 तो ए भी 5 हो जाएगा। तो ये 23 गिवन था, 23, तो 23 माइनस 5 कीजिए, 23 माइनस का 5 कीजिए तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब जो आर एस है, आर एस की वैल्यू 18 हो जाएगा। अब आर एस की वैल्यू 18 है तो इसका मतलब ए क्यू की वैल्यू भी 18 हो जाएगा। आर एस और ए क्यू दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आर एस और ए क्यू इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, सॉरी आर एस में बोल रहा हूँ, आर ए और ए क्यू इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब देखिए पूरा लेंथ हमें पता है, 29, ए भी पता है 29, तो 29 माइनस का 18 कर लीजिए आप, तो 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए लेंथ जो है ये 11 हो जाएगा। जब ए 11 तो ये भी 11 हो जाएगा, ए लेंथ 11 तो ये भी 11। तो देखिए यहाँ से हमने सबकी वैल्यू यहाँ से निकाल लिया कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अब देखिए नाउ, अब एंगल ओ क्यू बी, अब ओ क्यू बी को खोजिए, ओ क्यू बी, ठीक है। अब ए 11 तो ए भी 11, अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, देखिए ए 11 है, ए भी 11 है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। और पता है कि ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस, तो ए भी बराबर आने वाला है। और ए भी क्या होता है, टेंजेंट से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये सब तीन आपस में ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों का एंगल 90 90 90, तो चौथा ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटल के एंगल का सम 360 होता है, ठीक है, 360 होता है। जब तीन 90 के हैं तो चौथे भी कितना हो जाएगा, 90 का। तो जब हम सब 90 के हो गए और ए लेंथ इज इक्वल टू ए लेंथ, और ये पैरेललोग्राम है, सामने आमने सामने वाले लाइन पैरेलल होगा और पैरेलल एंड इक्वल भी है, तो क्या बना देगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, सब 11 11 11 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा। था ना इजी क्वेश्चन, आपको ऐसे इसको एग्जाम में भी डील कर दिए। अब भाई सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब सर्कल के एक पॉइंट से कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब देखिए एक टेंजेंट पास कर रही है, ये आपका सर्कल हो गया, और यहाँ से मान लेते हैं कि टेंजेंट एक कोई लाइन जा रही है। अब हमें दिखाना है कि यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा,
ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये हमें शो करना है। तो आपको थ्योरम यहाँ पर लिखा गया, थ्योरम 10.1 का बस आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देनी है। ठीक है, यहाँ से आपका ये डन हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम के 2 मार्क्स है। देखिए यहाँ पर बता दें, कंस्ट्रक्शन डायग्राम के 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और 2 मार्क्स आपको प्रूव करने के। ठीक है, तो ये अब चलते हैं केस स्टडी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास आप तक के सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है मोहन टूक 4 स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ सिल्वर ऑफ सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया, देखिए इसका सरफेस एरिया में गिवन है। सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। 4πr² इसका सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। ठीक है, ईच ब्लैक स्मिथ, सभी क्या ब्लैक स्मिथ के, ही वांटेड देम टू मेड इनटू सिलेंड्रिकल कॉइन ऑफ रेडियस 1/4 ऑफ द, देखिए अब इसका रेडियस है, इसके रेडियस का 1/4 रेडियस से बनाना चाह रहा है, कॉइन बनाना चाह रहा है। इसका जितना भी रेडियस है, मान लीजिए कि अगर रेडियस इसका 4 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1। अगर इसका 4 सेंटीमीटर है आपका स्फीयर का, तो इसका 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल बना, एक कॉइन बनाना चाह रहा है। अब कॉइन किस शेप में होता है, कॉइन हमारे पास देखिए कॉइन हमारे पास होता है सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, तब उस केस में बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल बॉल। अब देखिए रेडियस फाइंड करने के लिए बोल दिया। पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आपको इसका सरफेस एरिया गिवन है, इसको पुट करके आपको क्या करनी है, आपको रेडियस निकाल लेनी है। क्योंकि हमें पता है कि 4πr² की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 887.04। ठीक है, तो यहाँ से r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 887.04 डिवाइड बाई 4 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिवन नहीं तो हम 22/7 लेके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कट पिट करेंगे तो आपको आर की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच कॉइन, तो हर एक कॉइन का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो जैसे कि पहले ही बता दें कि जो कॉइन होता है वो स्फेरिकल शेप, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो सिलेंडर का आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है, वो भी CS से कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए इसने क्या पहले क्वेश्चन में क्या किया गया कि लेट R बी द रेडियस ऑफ अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉल। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर हमारे पास गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल इस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और 4πr² सरफेस एरिया होता है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर। और दूसरे केस में पूछा था CS से। ठीक है, तो सबसे पहले CS से निकालने के लिए किसका CS से हमें निकालना था, कॉइन का। अब कॉइन कैसा होता है, ये तो कॉइन हमें सर्कल दिख रहा है लेकिन हमारे पास सिलेंड्रिकल होता है, क्योंकि इसमें कुछ हाइट भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमें रेडियस निकालना पड़ेगा कि ये जो रेडियस वो कितना है, ये रेडियस है वो कितना है। तो रेडियस के लिए बोला था कि इसका रेडियस मिल गया, अब इसका 1/4 कर दीजिए। तो 1/4 कीजिए तो कितना आ जाएगा रेडियस ऑफ आपको कॉइन मिल जाएगा, क्योंकि 1/4 है रेडियस कॉइन का। ठीक है, तो स्फेरिकल हमने पार्ट का रेडियस निकाल लिया 8.4, और हम यहाँ से कॉइन का भी रेडियस निकाल सकते हैं, इसका 1/4 करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। ठीक है, अब हाइट भी पता है हमें, हाइट हमें क्वेश्चन में ही गिवन है और रेडियस मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं CS से निकाल सकते हैं। CS से कितना होता है 2πrh किसका, सिलेंडर का। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 52.8 मिल जाएगा, 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का मिल जाएगा। ठीक है, अब एक सेकेंड केस स्टडी की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकेंड केस स्टडी आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो अ लाइट हाउस इज अ टॉल टावर विथ लाइट नियर द टॉप, दीज आर ऑफन बिल्ट एन आइलैंड। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया, लाइट हाउस हो गया, ये हमारे पास जो गिवन है ये लाइट हाउस गिवन है। ठीक है, अब इसकी लाइट हाउस के लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड क्या हमारे पास गिवन है, 2 शिप है। जैसे कि एक शिप ए हो गया, दूसरा शिप ए हो गया, दोनों शिप है। अब इसमें क्या गिवन है कि एक जो है यहाँ से कोई बंदा है, बंदा देख रहा है, तो एक एंगल 30 बन रहा है, दूसरा एंगल 60 बन रहा है। ठीक है, तो उस केस में अब आते पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन विच ऑफ द 2 बोट और शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस। अब देखिए कौन, देखिए देखने से तो हमें लग रहा है कि यही नियरेस्ट होगा, क्योंकि जिसका एंगल ज़्यादा होगा, जिसका, क्योंकि हाइट सेम है, तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा नियरर होगा, वो ज़्यादा पास होगा, करीब होगा। ठीक है,
लेकिन हमें बताना है और फाइंड द डिस्टेंस लाइट हाउस। खाली बताना होता तो हम आँख मूंद के बोलते भाई देखिए यही है सबसे नियरेस्ट, लेकिन हमें डिस्टेंस भी बताना है, हमें बीसी भी बताना है कि बीसी का लेंथ कितना है। तो इस केस में देखिए ट्रायंगल आपको साफ साफ दिख रहा है, एक ट्रायंगल बनता हुआ यहाँ पर, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए, एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ट्रायंगल में आपको कितना लगाना है, आपको देखिए लाइट हाउस की हाइट गिवन है 40 मीटर, आपको 40 लाइट हाउस का आपको हाइट गिवन है 40 मीटर, आप 40 मीटर रख लीजिए और आपको बीसी यहाँ से मिल जाएगा। जैसे लाइट हाउस वाला हाइट आप रखेंगे आपको बीसी मिल जाएगा। तो बीसी कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ सॉल्व पहले tan 60 लगाएंगे, tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू आपको पता है 40 और आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3, वैल्यू पुट कीजिए, बी सी की वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है 40 √3/3। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो आपको जैसे 1.73 होती है 1.73, अगर आपको 1.73 गिवन है क्वेश्चन में तभी जाके आपको यहाँ पर पुट करनी है, अदरवाइज आपको इसी फॉर्म में आंसर छोड़ देना, यही आंसर होगा, ठीक है। अगर √3 की वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको इसी फॉर्म में आंसर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सॉल्व कर दिए तो अच्छी बात है, लेकिन अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे आप। आइए सेकेंड, देखिए यहाँ से हमें मिल गया। फिर उसके बाद 30 डिग्री से हमें देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो सी पॉइंट, जो जिस सी पॉइंट पर जो बोट था उसका 40 √3/3 आ रहा है, लेकिन जो डी पॉइंट पर था उसका 40 √3 आ रहा है, ठीक है। देखिए दोनों का बेस बराबर है, देखिए दोनों का नोमिनेटर इक्वल है, नोमिनेटर पहले वाले का भी नोमिनेटर इक्वल है और दूसरे वाले का भी नोमिनेटर इक्वल है। इसका डिनोमिनेटर पहले वाले का डिनोमिनेटर 3 है, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर 1 है, इसका 3 इसका 1। जब नोमिनेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू छोटी होती है, तो ये छोटा है इसका मतलब ये ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो 60 वाला ज़्यादा करीब है तो यहाँ से हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या है कि बोट मूविंग एट द स्पीड ऑफ 2 km/h। तो देखिए जो आंसर आपसे आंसर कितना किस में पूछा था, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट 2 km/h। चलिए देखिए यहाँ पर हमें मीटर में गिवन है, हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस हमें मीटर में और जो स्पीड है वो km/h में गिवन है। देखिए यहाँ पर मीटर में गिवन है और जो स्पीड है वो km/h में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, km/h को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 km/h को, तो 2 किलोमीटर था तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 2 × 1000 इक्वल टू 2000 हो जाएगा और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 2000/60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें और हमें ये भी पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस सिनारियो में हमें टी पूछा है तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पर ही अप्लाई किया गया है, ठीक है, वहाँ पर वही अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास स्पीड हमारे पास आई थी 2000/60, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पर स्पीड के प्लेस पर रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 60, तो नोमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए 60/2000 हो जाएगा इंटू ये 40 √3 हमें डिस्टेंस पता था, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 4.078 मिनट, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये सैम्पल पेपर 3 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब कभी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जल्द 4th सैम्पल पेपर भी आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है जिससे नया वीडियो जल्द से हम आप तक लाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।